गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 11th में फिजिक्स में रोटेशनल डायनामिक्स में आगे बढ़ेंगे। आज रोलिंग विदाउट फ्लिपिंग से स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। इसको स्टार्ट करते हैं। कंसिडर रिजिड बॉडी which is rolling with angular velocity omega and translating with velocity v, velocity of center of mass on ground। ठीक है, तो अभी इसमें जैसे हम ये एक बना लेते हैं इसको। तो अभी इसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स लेते हैं। जैसे सेंटर है, इस सेंटर पे वो इस सेंटर से हॉरिजॉन्टली देखते हैं इसको। ये सेंटर है, सेंटर से हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ वेलोसिटी लेते हैं v नॉट। ठीक है, और ऐसे रोटेट भी कर रहे हैं ओमेगा और दिस v। ठीक है ना, ओ पे इसको v नॉट ले लेते हैं। उसके बाद इस पे हम पॉइंट्स मार्क करते हैं। दिस पॉइंट इज A, B, C and D। ठीक है, तो अभी A, B, C and D 4 पॉइंट्स हैं। इन चारों पॉइंट्स पे हम ड्रॉ करते हैं। चारों पॉइंट्स पे हमें वेलोसिटी पता करनी है। दिस इज A। ठीक है, तो अब इसमें क्योंकि सेंटर जो है उस पे इसकी वेलोसिटी जो है वो राइट में है v नॉट, तो वही वेलोसिटी हम हर जगह पे इम्पोज करेंगे और इधर भी। ठीक है ना, सेम वेलोसिटी v नॉट जो है, तो यहाँ भी हर पॉइंट पे वेलोसिटी तो आएगी। और अब नेक्स्ट हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी इसकी, वो ओमेगा की वजह से आएगी क्योंकि ऐसे रोटेट भी कर रहा है। तो इस पॉइंट पे जब आएगा तो टेंजेंशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ आएगी r ओमेगा डाउनवर्ड। b पॉइंट पे डाउनवर्ड आएगी। c पॉइंट पे ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है तो c पॉइंट पे पीछे की टेंजेंशियल होती है हमेशा ये। ठीक है, और d पॉइंट पे टेंजेंशियल ऊपर की तरफ आएगी। और टॉप मोस्ट पॉइंट जो है उस पे राइट की तरफ आएगी। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वैल्यू आएगी इसकी r ओमेगा। तो ये जो है नेट वेलोसिटी, आप इसमें वेक्टर के साथ निकाल सकते हैं। तो वेक्टर का नेट लेकर वैल्यू आपको सारा ये पता चल जाएगा कि किस पॉइंट पे क्या क्या वेलोसिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी एट पॉइंट बी जो है दैट विल बी इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, वेलोसिटी एट पॉइंट c इज v नॉट माइनस r ओमेगा
if v naught is greater, words right side की तरफ, if v naught is greater than ओमेगा, r ओमेगा। तो वेलोसिटी एट पॉइंट डी, मैग्नीट्यूड हम बता रहे हैं यहाँ पर v naught स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज v naught प्लस r ओमेगा, ठीक है। अब इसमें रोलिंग विदाउट स्लिपिंग जो है वो क्या होती है, हम वो समझते हैं। ये तो जनरल चीज हो गई। अब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग क्या है? नाउ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑफ अ बॉडी, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑफ अ बॉडी occurs when velocity of point C is 0 instantaneously, velocity of point C is 0 instantaneously with respect to surface over which it is placed। मतलब जो लोअर मोस्ट पॉइंट है बॉडी का, उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 हो जाए, दैट इज therefore velocity of point C is 0। इसका मतलब ये हो गया v naught माइनस r ओमेगा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया v naught इज इक्वल टू r ओमेगा, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। therefore if body is rolling without slipping, therefore if body is rolling without slipping, then velocity of point C is 0 instantaneously, velocity of point B is v naught root 2, तो it implies यहाँ से v naught की वैल्यू आ जाएगी r ओमेगा। velocity of point D v naught root 2, velocity of point A is 2 v naught, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी है दैट इज डबल। इसको आप ऐसे भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे। कि आप ऐसे समझ सकते हैं, ये बॉडी थी और ठीक है जी, पॉइंट भी मार्क कर लेते हैं। ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट जो है इसको राइट साइड ऐसे मिल गया। ये वाला एक पॉइंट जो है इसको ऐसे मिलेगी वेलोसिटी, इस वाले पॉइंट को नीचे की तरफ मिलेगी, ये आप देख सकते हैं। दिस पॉइंट इज डी, ये वैल्यू है v naught root 2, this is 2 v naught। this point is B, again this is v naught root 2, this point is C, ये इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे है, ठीक है। ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट, समझ लेते हैं इसको। सेंटर जो है उस पर जो वेलोसिटी है दैट इज v naught राइट में, ठीक है जी। दिस इज v naught, ये राइट में है, B पॉइंट पे v naught root 2 नीचे, A पॉइंट पे राइट में 2 v naught, D पे v naught root 2 इस तरह से, और C पॉइंट इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट। क्लियर है? तो ना अब ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की कंडीशन दी। अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग नहीं है तो ये कंडीशन है, ये यहाँ पे ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग नहीं है, ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है तो ये हो जाता है लो। तो इसका मतलब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में जो लोअर मोस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियसली 0 हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। रिजिड बॉडी ऑन इंक्लाइन प्लेन, ये रफ है, rigid body on rough inclined plane। Find acceleration
of center of mass of a rigid body. Find acceleration of center of mass of a rigid body placed on rough inclined plane. ठीक है, mu is equal to coefficient of friction between inclined plane and body. तो याद देख लेते हैं. ठीक है, तो इसके अंदर हम इसको बनाते हैं. तो नीचे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन और ये हम पीछे की तरफ लेंगे फ्रिक्शन. अब this is friction, this is normal reaction, this is mg cos theta, this is mg sin theta. ठीक है जी, ये पॉइंट है O. तो सबसे पहले डाउनवर्ड फोर्स माइनस F इज इक्वल टू हो गया m इंटू A सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास O है. ठीक है, दिस इज फर्स्ट. और टॉर्क अबाउट O इज इक्वल टू I अबाउट O इंटू अल्फा. नेट टॉर्क अबाउट O, तो जो फोर्सेज O से पास कर रही है उनकी वजह से टॉर्क हो जाएगी 0. ठीक है ना, जो फोर्सेज यहाँ से पास कर रही है. तो नेट टॉर्क आएगी F की वजह से, जिसकी वजह से बॉडी ऐसे घूमेगी. सो दिस इज F इंटू R, perpendicular force into distance from जहां जिस पॉइंट के अबाउट पता कर रहे हैं, I about O अल्फा. ठीक है, तो what is I about O? Moment of inertia about O. We call it mk square, where k is radius of gyration. अगर हमें बॉडी पता होगी, हम रेडियस ऑफ गायरेशन उस बॉडी का रख देंगे. Therefore, Fr is equal to I mk square into alpha. This is second. Also, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की कंडीशन. यहाँ पे जैसे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कंडीशन है, तो एक्सेलरेशन में, इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में हमारे पास आता है A सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू R अल्फा. इसी को डिफरेंशिएट करके बन जाएगा V नॉट इज इक्वल टू R ओमेगा या A सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू R अल्फा. देयरफॉर A सेंटर ऑफ मास इज R अल्फा. ये आ जाएगा हमारे पास. दिस इज थर्ड. तीनों को हम यूज करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2. पुट वैल्यू ऑफ F in equation 1. We get ये आ जाएगा mg sin theta minus mk square alpha by R m A center of mass. Now from equation 3, put value of alpha in equation 1 in equation 4, जो हमने अभी बनाई है इक्वेशन. तो ये आ जाएगा mg sin theta minus mk square by R alpha A center of mass by R. This is m A center of mass.
देयरफॉर ये आएगा mg sin थीटा माइनस mk स्क्वायर बाय r स्क्वायर a सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m a सेंटर ऑफ मास। तो इसमें m कैंसिल कर देते हैं, g sin थीटा माइनस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर a com is equal to a com. Therefore, acceleration of center of mass is equal to g sin theta. k by r square को उधर लेके जाते हैं तो बन जाएगा k square by r square plus 1 ब्रैकेट में, फिर उसको नीचे ले आएंगे, दिस इज k square by r square plus 1। तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास सेंटर ऑफ मास, ठीक है, g sin theta अपॉन k square by r square plus 1। अब इस सेंटर ऑफ मास को हम पुट करते हैं सेकंड के अंदर, तो फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं, फ्रॉम 2 FR is equal to mk square alpha, FR mk square alpha, तो F की वैल्यू आ जाएगी mk square by R alpha, F is equal to mk square by R, ये आ जाए A सेंटर ऑफ मास by R, A सेंटर ऑफ मास, A सेंटर ऑफ मास डाल देते हैं यहाँ पर, therefore A सेंटर ऑफ मास क्योंकि हमें गिवन है, इट इज g sin थीटा अपॉन k स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस 1। तो ये मेरे पास f की वैल्यू आ गई, m k स्क्वायर बाय r स्क्वायर A सेंटर ऑफ मास, दिस इज g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो f की वैल्यू आ गई mg sin थीटा डिवाइडेड बाय, दिस इज r स्क्वायर बाय k स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। f की वैल्यू आ गई यहाँ पे, दिस इज mg sin थीटा अपॉन r स्क्वायर बाय k स्क्वायर यहाँ आ जाएगा और इधर 1 हो जाएगा, मतलब दिस इज r स्क्वायर बाय k स्क्वायर प्लस 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं mg sin थीटा अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर बाय k स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास फ्रिक्शन इन ए रिजिड बॉडी, ठीक है। अब as we know that friction is less than or equal to mu s n, ठीक है, ये इस तरह से होगा हमेशा। तो नॉर्मल रिएक्शन हमें क्लियर ही है, therefore ये आ जाएगा mg sin थीटा अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर बाय k स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू mu s n, ये है mg cos थीटा। therefore mg से mg कैंसिल, ये आ गया sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस r स्क्वायर बाय k स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू mu s cos थीटा। ये डिवाइड कर देंगे हम sin थीटा बाय cos थीटा, tan थीटा आ जाएगा 1 प्लस r स्क्वायर बाय k स्क्वायर लेस देन इक्वल टू mu s। therefore यहाँ पे ये कंडीशन आ गई इसके ऊपर, दिस इज अगेन कंडीशन फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, rolling without slipping, that is also written as RWS, rolling without slipping। मतलब किसी भी बॉडी के लिए, किसी भी रिजिड बॉडी में अगर उसका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो इससे बड़ा होगा, mu s greater than equal to tan theta upon 1 plus r square by k square, तभी वो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में आएगी, नहीं तो वो नहीं आ पाएगी, ठीक है। Also, one more important thing, work done by friction in rolling without slipping is 0. This is because there is a point contact between body and surface,
मतलब क्योंकि एक पॉइंट कॉन्टेक्ट है बिटवीन बॉडी एंड सरफेस एंड दैट पॉइंट इज ऑल्सो चेंजिंग इंस्टेंटेनियसली। वो पॉइंट बार बार चेंज हो रहा है और वो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे भी आ जाता है, चेंजिंग इंस्टेंटेनियसली एंड कम्स एट रेस्ट इंस्टेंटेनियसली। हर बार नया पॉइंट होता है जो रेस्ट पे होता है, वो पॉइंट जो है वो ड्रैग नहीं हो रहा, मतलब स्किडिंग नहीं हो रही, बॉडी एक ही पॉइंट से आगे घसीटी नहीं जा रही, वो रोल कर रही है, तो इसलिए फ्रिक्शन जो होता है उस केस में एक्ट करता है, बट वर्क डन नहीं होता है फ्रिक्शन की वजह से। वो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, वर्क डन बाय फ्रिक्शन रोलिंग विदाउट स्लिपिंग इज 0, क्योंकि वो एक पॉइंट कॉन्टेक्ट है, पॉइंट कॉन्टेक्ट की वजह से सरफेस जो है वो ड्रैग नहीं हो रहा और पॉइंट कॉन्टेक्ट इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे भी आ जाता है। ठीक है जी। तो अब ये जो हमने निकाला है एक्सेलरेशन जो निकाली है हमने जी साइन थीटा, ये तभी आएगी जब बॉडी रफ होगी। अगर बॉडी रफ नहीं है, नेक्स्ट पे आते हैं, मतलब अगर प्लेन रफ नहीं है, प्लेन सॉरी रफ होना चाहिए, इफ inclined plane is smooth, अगर inclined plane smooth है, then any rigid body slides downwards with same acceleration which is g sin theta। ठीक है ना, ये g sin theta आ जाएगी और ये किसी भी रिजिड बॉडी के लिए सेम है, स्लाइड्स डाउनवर्ड विद सेम एक्सेलरेशन which is g sin theta। ये तभी पॉसिबल है जब इंक्लाइंड प्लेन स्मूथ है फॉर एनी रिजिड बॉडी। Therefore all rigid bodies on smooth inclined plane, smooth inclined plane have same acceleration and they will reach the bottom of inclined plane at same time if released simultaneously। if released simultaneously। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं आगे। क्लियर है ना ये? 3 rigid bodies ring, solid disc and solid sphere having same mass and same radius are placed on rough inclined plane such that they are in rolling without slipping। कंडीशन ऐसी है कि वो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में है, then which of the body will reach the bottom first? इन तीनों में से which of rigid body will reach bottom first? सबसे पहले कौन सी बॉडी पहुंचेगी? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें पता है
एज वो बॉडी सबसे पहले पहुंचेगी जिसकी एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगी, उसको सबसे कम टाइम लगेगा। एक्सेलरेशन जो है सेंटर ऑफ मास की, वो ये होता है फॉर्मूला जी साइन थीटा बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो हम इसको एक एक करके लेते हैं। फॉर रिंग ए सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू जी साइन थीटा। रिंग के लिए के की वैल्यू आर होती है, तो ये वैल्यू आ जाती है जी साइन थीटा बाय 2, 0.5 जी साइन थीटा। ठीक है जी। फॉर सॉलिड डिस्क ए सेंटर ऑफ मास इज जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस सॉलिड डिस्क के लिए इसकी वैल्यू होगी आर स्क्वायर बाय 2, ये आ जाएगा जी साइन थीटा 3/2, 2/3 जी साइन थीटा, 0.6 जी साइन थीटा। ठीक है। फॉर सॉलिड स्फीयर ए सेंटर ऑफ मास इक्वल टू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये 2/5 आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, दिस इज 5/7 जी साइन थीटा, दिस इज 0.7 जी साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली। तो आप देख सकते हैं तीनों में सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन सॉलिड स्फीयर की है, therefore solid sphere will reach the bottom first as acceleration of center of mass of solid sphere is highest, therefore solid sphere will reach the bottom first. Bottom first. It takes minimum time to reach. ठीक है। अगर मान लीजिए कि सरफेस जो है वो स्मूथ सरफेस होता तो क्लियर ही है, साइमल्टेनियसली अगर उनको रिलीज करेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं which of the body will reach the bottom first if released simultaneously. If released simultaneously from top. तो ऑफ कोर्स अगर स्मूथ सरफेस होगा तीनों बॉडी सेम टाइम पे पहुंचेंगे, नहीं तो जिसकी एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगी दैट बॉडी विल रीच द बॉटम। ठीक है, दैट बॉडी विल रीच द बॉटम फर्स्ट, सबसे पहले वो बॉडी पहुंचेगी जिसकी एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है। क्लियर है। और अगर स्मूथ होगा तो तीनों सेम टाइम में। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, रिजिड बॉडी having mass m and radius r. And radius of gyration is k. Is released from height h on a rough inclined plane. If body is in rolling without slipping, find
velocity of center of mass as it reaches bottom. ठीक है, ये इस टाइप से है। ये हाइट अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर सेंटर ऑफ मास से, ठीक है ना, दिस इज h, दिस इज थीटा। तो हमें बताना जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा तो इसकी क्या वैल्यू बनेगी। तो बेसिकली हम इस तरह से समझ लेते हैं कि जब ये ग्राउंड पे आएगा यहाँ पे, तो ये जो आप इसमें ले रहे हैं हाइट, ये ऐसे लेंगे इस तरह से, और इस तरह से लेंगे तो ये हाइट जो है दैट इज h। मतलब सेंटर ऑफ मास से हाइट लेंगे, सेंटर ऑफ मास टॉप मोस्ट पॉइंट पे और लोअर मोस्ट पॉइंट पे उनके बीच की हाइट है h। ठीक है, जनरली कभी मेंशन नहीं होता ये, तो ऐसे ही लेनी होती है बट हमेशा हाइट सेंटर टू सेंटर, मतलब हमेशा टॉप मोस्ट पॉइंट में सेंटर ऑफ मास का है और लोअर मोस्ट पॉइंट में उनके बीच का डिस्टेंस होता है। तो इसमें हम ऐसे ले लेते हैं टोटल एनर्जी एट टॉप इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बॉटम। ठीक है जी, सो टोटल एनर्जी एट टॉप इज सॉरी mgh, पोटेंशियल एनर्जी थी सिर्फ, बॉटम पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, सिर्फ काइनेटिक आ गई। तो काइनेटिक में दो है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल एंड काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। mgh is equal to half m v square center of mass plus half ICOM ओमेगा स्क्वायर। दो एनर्जीज हो गई हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। दिस इज mgh हाफ ऑफ m v स्क्वायर सेंटर ऑफ मास प्लस हाफ, इसको हम लिख सकते हैं m k स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। m कैंसिल हो जाएगा इसमें, gh हाफ v स्क्वायर सेंटर ऑफ मास प्लस हाफ, m कैंसिल हो चुका है, k स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यह आ जाएगा 2gh v स्क्वायर सेंटर ऑफ मास प्लस k स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एज v सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू r ओमेगा फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। Therefore 2gh is equal to r square omega square plus k square omega square। ठीक है, ये आ गया। आगे बढ़ते हैं इसमें, 2gh is equal to ओमेगा स्क्वायर कॉमन r स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2gh r स्क्वायर प्लस k स्क्वायर एज v सेंटर ऑफ मास इज r ओमेगा। तो v सेंटर ऑफ मास हम लिख लेते हैं यहाँ पे r इंटू दिस इज 2gh r स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो ये अंदर वैल्यू आ जाएगी 2gh r स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज 2gh r स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ठीक है जी, ये देख लीजिए यहाँ पे, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। तो मैंने बॉटम पे दोनों एनर्जीज ली थी, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। ठीक है, ये वैल्यूज पुट करते हुए ओमेगा पता किया और फिर यहाँ तक आ गए। अब नो फ्रैक्शन ऑफ, ऐसे अगर लिखते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, वी राइट इज ft। therefore ft की वैल्यू होगी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल बाय टोटल एनर्जी, मतलब टोटल है ट्रांसलेशनल प्लस
रोटेशनल। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर सेंटर ऑफ मास, और इन दोनों का सम तो आपको पता ही है mgh है, दिस इज mgh। तो फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी इज m, तो कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा वी स्क्वायर सेंटर ऑफ मास बाय 2gh। तो वी स्क्वायर की वैल्यू यहां से देख लेते हैं, 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये आ जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, एफ टी इज आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम रोटेशन के लिए देखेंगे, फ्रैक्शन ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, therefore this is fr kinetic energy rotational by kinetic energy translational plus kinetic energy rotational। रोटेशनल में आप इसको वैल्यू पुट करके कर लीजिए, जैसे हाफ आई सी ओ एम ओमेगा स्क्वायर बाय एम जी एच। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एफ ऑफ आर इज हाफ आई सेंटर ऑफ मास हो गया एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम जी एच। एफ आर इज के स्क्वायर बाय 2gh ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर हम निकाल लेते हैं, दिस इज 2gh अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, दिस इज के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये फ्रैक्शन आ गया रोटेशनल का, ये फ्रैक्शनल आ गया ट्रांसलेशनल। इन दोनों का सम हमेशा 1 होगा, एफ आर प्लस एफ टी इज 1 फ्रैक्शन। ठीक है, चेक कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके अंदर क्वेश्चन कैसे बन जाता है। ठीक है जी, इसमें क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इफ फ्रैक्शन ऑफ translational kinetic energy of rigid body is 1/2, find in rolling without slipping। है ना, मतलब ये बेसिकली ये कैसा कि ऊपर से उसको रिलीज किया, इससे रिलेटेड है। फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी इज 1/2 on reaching bottom of inclined plane, rough inclined plane। Identify type of body। कौन सी रिजिड बॉडी है? हाँ जी, यूजिंग फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेशनल इज हाफ। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल के लिए देखिए ये था फॉर्मूला हमारे पास, आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज हाफ। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2r स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, के इज इक्वल टू आर। के इज इक्वल टू आर किसके पॉसिबल होता है? रिंग में और हॉलो सिलेंडर में। हॉलो सिलेंडर जो होता है उसका भी एम आर स्क्वायर होता है।
k की वैल्यू r होती है, तो दोनों में से कुछ भी पॉसिबल होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाता है हमें। चेक कर लीजिए आप। ठीक है, अब इसके अलावा हम जैसे कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं टॉर्क के ऊपर भी। टॉर्क की प्रॉब्लम एक बार, टॉर्क बैलेंसिंग बेसिकली, उसको जब नेट टॉर्क जीरो होती है तो उसको मूवमेंट बैलेंसिंग भी बोलते हैं। उस पर बेस्ड हम प्रॉब्लम देखते हैं। A rod of mass m and length L is held stationary by hanging it with two threads as shown. Find the ratio of tensions in two threads. ठीक है, ये देख लेते हैं हम। तो ये हम इस तरह से इसको देख लेते हैं। जो थ्रेड्स हैं वो इधर इधर पॉइंट पे अटैच्ड है और इधर एक बिल्कुल एंड पॉइंट पे अटैच्ड है। ये सेंटर है, ठीक है, और ये डिस्टेंस हम यहाँ से ऐसे ले लेते हैं। दिस इज L by 2, दिस इज L by 3। ये A है और ये B है, तो दो थ्रेड्स मतलब टेंशन इन A एंड B। तो फ्री बॉडी डायग्राम इसका ड्रॉ करते हैं। ये हो गया mg इधर। इस पॉइंट पे हम टेंशन लगाएंगे ऊपर और एंड पॉइंट पे भी टेंशन लगाएंगे ऊपर। ठीक है जी, जो ये पॉइंट है ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक लास्ट तक। तो ये पॉइंट है L by 2, दिस पॉइंट इज L by 3। सबसे पहले हम टेंशन इन A प्लस टेंशन इन B इसको लेते हैं mg के बराबर। Then we take balance torque about O। O के अबाउट बैलेंस करते हैं टॉर्क को। तो O से पास करने वाली जो फोर्स है उसकी वजह से टॉर्क हो जाती है जीरो। अब ध्यान देंगे अगर इसमें, तो जब हम O के अबाउट बैलेंस करेंगे तो हम इस तरह से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए ये पॉइंट है अगर O, इधर से जो टेंशन है TA, इसकी टेंडेंसी कैसे इसको रोटेट करने की है, क्लॉकवाइज। अगर ये O पॉइंट के ऊपर देखें तो खींचेंगे अगर इधर से तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और ऐसे ही जो B है उसकी टेंडेंसी O की तरफ कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज। तो देयरफॉर टॉर्क तो बैलेंस है, बैलेंस का मतलब है क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। सो दिस इज TA multiplied by distance, perpendicular distance, which is L by 3. This must be equal to T of B multiplied by L by 2. ये आ गया। तो अभी इसमें ऐसे हम लिखेंगे TA by 3 is T of B by 2। ठीक है जी, so TA की वैल्यू आ गई यहाँ से 3 by 2 T of B। This is 2 from 1 and 2। T of A इसकी वैल्यू लिखते हैं 3 by 2 T of B plus T of B equal to mg। 5 by 2 TB is equal to mg। T of B is
2/5 mg। ठीक है, टीवी की वैल्यू आ गई। ऐसे टीए की भी वैल्यू आ जाएगी। टीए कितना है? इट इज 3/2, 3/5 mg। टीवी भी आ गया और टीए भी आ गया। अगर ये दोनों एक्सट्रीम एंड्स पे होते, दोनों में बराबर होता है mg/2 mg/2, क्योंकि ये अलग अलग डिस्टेंस हो गया इसका सेंटर से, तो इसलिए इस टाइप से आ गया। ठीक है जी। सेम इस तरह से हम रॉड के ऊपर भी क्वेश्चन एक करते हैं, जिनमें इस तरह से हम लेते हैं, ऐसे लेते हैं, रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l। इसमें हैंग किया है, उसमें हम प्लेस करते हैं इसको। लेंथ l is placed on two knives as shown. They find normal reaction by each knife. ठीक है जी। इसके अंदर आप ऐसे देखेंगे इसको, रॉड ऐसे प्लेस्ड है और ये सेंटर है, ये लास्ट एंड पे, ये हमने बीच में प्लेस किया नाइफ। ठीक है जी। तो हम डिस्टेंस देख लेते हैं इसका क्या है। इसका डिस्टेंस सेंटर से और ऐसे ही इसका डिस्टेंस सेंटर से, तो इसका डिस्टेंस जो है दैट इज l/3, इसका डिस्टेंस l/2। ठीक है। तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं एक बार। तो इसमें इस पॉइंट पे ऐसे ऊपर लगाएंगे एक नॉर्मल डायरेक्शन, इस एंड पॉइंट पे भी ऊपर लगेगा और सेंटर से नीचे लगेगा mg, n1 n2 एंड mg। और डिस्टेंस तो हमें पता ही है इसका, दिस इज l/3, दिस इज l/2। ठीक है जी। तो अभी इसको बैलेंस करते हैं, n1 प्लस n2 इज mg, बैलेंस टॉर्क अबाउट o, ये o पॉइंट है, मिड पॉइंट, बैलेंसिंग टॉर्क अबाउट o, ये आ जाए n1 इंटू l/3 इक्वल टू n2 इंटू l/2। आप देखेंगे सेम पैटर्न पे चल रहा है, सिर्फ t1 TA और tb की जगह n1 n2 आ गया। n1 is equal to 3/2 n2, 1 into from 1 and 2, ये आ जाएगा 5/2 n2 is equal to mg। n2 की वैल्यू आ जाएगी 2/5 mg, n1 की वैल्यू आ जाएगी 3/5 mg। ठीक है। इसका एक ऑल्टरनेट मेथड देख लीजिए। ऑल्टरनेट बैलेंस, हम टॉर्क को बैलेंस किसी भी पॉइंट के अबाउट कर सकते हैं। बैलेंसिंग टॉर्क अबाउट राइट एंड, राइट मोस्ट पॉइंट है उसके अबाउट बैलेंस कर रहे हैं टॉर्क। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं। तो अगर हम राइट मोस्ट पॉइंट के अबाउट बैलेंस करते हैं टॉर्क को, तो एक तो सेंटर से नीचे लेते हैं mg और एक ये पॉइंट लेते हैं n1। ये वाला हम नहीं बनाते फोर्स, क्योंकि उसकी वजह से तो वैसे ही जीरो हो जाएगी टॉर्क। ठीक है। तो हम ये बनाते हैं n1 और ये आ गया mg। और डिस्टेंस हमें देखने हैं, इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना है, दैट इज l/2, और ये डिस्टेंस है l/3। ये जो पॉइंट है मैं इसको a ले लेता हूँ, अगर a पॉइंट अबाउट राइट एंड a के अबाउट टॉर्क बैलेंस नहीं है, टॉर्क अबाउट a इज 0, इट इम्प्लाइज। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा 1 जो है इसके a के अबाउट क्लॉकवाइज ऐसे कर रहा है और mg ऐसे कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। देयरफॉर ये मैं लिख लेता हूँ, n1 इंटू ये डिस्टेंस a से l/3 प्लस l/2
दिस मस्ट बी इक्वल टू mg into L/2, therefore n1 डायरेक्टली आ जाएगा 5L/6 mg L/2, n1 की वैल्यू आ जाएगी 3 mg/5, वही आएगी वैल्यू जो हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। और टोटल को हम यूज करेंगे n1 plus n2 is mg, therefore n2 भी आ जाएगा which is 2/5 mg। ठीक है जी, तो ये तरीका था। ठीक है बेटा, तो हमारा रोटेशन जो है दैट इज आल्सो फिनिश्ड, रोटेशनल डायनामिक्स कंप्लीट हो गया हमारा। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर से पढ़ेंगे। थैंक यू।